सी चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स पार्ट 3। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल। तो आपको मालूम है मेन हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर फर्स्ट मेन हेड है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या नहीं आता है? तो इशूड कैपिटल तो शेयर कैपिटल के अंदर आता है। सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल आती है, सेकंड नंबर पे इशूड कैपिटल आती है, थर्ड नंबर पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल आती है। बट जो रिजर्व कैपिटल का मतलब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है, वो पैसा जो जिस कंपनी की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, जो सिर्फ ये पैसा मांगेगी जब कंपनी बाइंडिंग अप पे जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, जो कि शेयर रिजर्व कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये थर्ड एंट्री में हम एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में बोलता था ये वो लोग हैं, ये हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमें अलॉटमेंट की किस्त लेनी है। नेम से क्लियर हो रहा है हमारे डेटर हैं, और डेटर कोई ना कोई इंसान होते हैं, और जो भी इंसान होते हैं वो क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है कि द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड टू 1000 शेयर ऑफ 100 ईच। द कंपनी हैज इशूड 1000 शेयर्स टू द पब्लिक एंड रिसीव एप्लीकेशंस फॉर 1200 शेयर्स। तो आपको पता है, तो इसके अंदर आप देखिए कि 1000 शेयर आपने इशूड किए हैं, बट आपके पास जो एप्लीकेशन आई है 1200 शेयर्स की। तो एक चीज तो क्लियर है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। इसका मतलब हमारे पास 1000 शेयर है, बट लोगों ने अप्लाई कर दिया 1200 शेयर के लिए, तो 200 शेयर का पैसा हमारे पास फालतू पड़ा है। बट क्वेश्चन की डिमांड ये है द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मीनिंग ये है कि कितना पैसा हमारा मालिक बनना चाहिए। तो मालिक जब हमारे पास 1000 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू अगर हमारे पास फेस वैल्यू 100 है, तो वो ऑनर बनना चाहिए टोटल 1 लाख रुपए से, क्योंकि ऑनर बनाया जाता है फेस वैल्यू से। तो इसका सही आंसर है थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज इंक्लूड्स। तो ये आपसे ये पूछना चाहता है, वैसे नोट्स पे अकाउंट जब हम बनाते हैं इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड का, शेयर कैपिटल का, तो उसमें मालूम है ऑथोराइज कैपिटल लिखा जाता है, इशूड कैपिटल सेकंड नंबर पे लिखा जाता है, थर्ड नंबर पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखा जाता है। सब्सक्राइब्ड के भी दो पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली कॉल्ड अप, एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली कॉल्ड अप या नॉट फुली पेड अप। तो एक चीज तो क्लियर है, ऑथोराइज को भी हम जो मेन बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें इशूड और ऑथोराइज का अमाउंट नहीं लिखते। जो हम अमाउंट लिखते हैं वो सिर्फ सब्सक्राइब्ड कैपिटल का लिखते हैं। तो इसका जो मेन आंसर रहेगा फोर्थ का, वो रहेगा आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अ कंपनी बॉट अ बिल्डिंग ऑफ 20 लाख रुपीज विच वाज पेड इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड इशू ऑफ शेयर वाज मेड 25% प्रीमियम। हाउ मेनी शेयर वर इशू टू द सेलर। इसका मतलब है आपने एक कंपनी से बिल्डिंग खरीदी, तो एंट्री होनी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बट ये अदर देन कैश का टॉपिक है, मैंने बताया था इसमें कि इसमें हमें ये भी हो सकता है कि हम कभी कभी एसेट्स जो वैल्यू डिसाइड होती है परचेज कंसिडरेशन की कितने रुपए हमें देने हैं, तो हम ज़्यादा भी दे सकते हैं और कम भी दे सकते हैं। अगर हम सामने वाली पार्टी को ज़्यादा पैसे देते हैं जितने की हमने एसेट ली है, तो ये हमारे लिए लॉस है जिसका नाम हम गुडविल रखते हैं। और अगर हम उसे कम पैसे देते हैं जितने उसके पैसे बनते हैं, उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंट्री बननी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कुछ भी ये अमाउंट फिक्स नहीं कि कितना देना है, तो मान के चलेंगे कि हमें 20 लाख रुपए देना है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए से टू वेंडर अकाउंट 20 लाख रुपए से। बट हमने जो उसको पेमेंट करी है बिल्डिंग की, वो हमने उसे कैश नहीं दिया, बल्कि हमने उसे शेयर दिया है। जो शेयर दिया है वो 25% प्रीमियम पे दिया है। तो 100 का शेयर है, अगर आप इसका 25% निकालेंगे तो 25 रुपये आता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 100 का शेयर उसको पड़ा है
2500 का। तो मैंने फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जो नेट लाइबिलिटीज है, जितने रुपए आपको देने हैं अपॉन में इशूड प्राइस, तो आप जो 20 लाख रुपीस है उसको डिवाइड करोगे 125 से, तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ शेयर आपको कितने देने हैं। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा वो आपका 16,000 रुपीज आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, जो 20 लाख की लायबिलिटी थी पूरे से डेबिट हो जाएगी 20 लाख से, टू शेयर कैपिटल, मालिक बनाना है आपको, तो आपने टोटल 16,000 शेयर देने और फेस वैल्यू 100 रुपीज की, तो 16 लाख रुपए, और फायदा आपका है 25 रुपीज का। तो आप इस 25 रुपीज को मल्टीप्लाई कर देंगे 16,000 शेयर से, तो पैसा चला जाएगा SPR में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन शेयर आर इशूड टू प्रमोटर देन विच अकाउंट इज डेबिटेड, कि जब हम अपने प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रमोटर्स वो होते हैं जो सबसे पहले कंपनी को स्टार्ट करने का जिनके माइंड में आइडिया आता है, और जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस वगैरह करते हैं, जो मेन स्टार्टिंग के ऑनर होते हैं। तो एक तरीके से जो हम उन्हें शेयर दे रहे हैं, ये शेयर एक्चुअली में बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने की कॉस्ट होती है। इसलिए जब हम अपने प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं तो हम उन्हें मालिक बनाते हैं। मालिक बनाने के लिए शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा, और इस कॉस्ट का नाम होता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, कि इनकॉर्पोरेट करने की क्या कॉस्ट है। और ऑल एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इसलिए एंट्री हो जाएगी इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमारे 6 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल अमाउंट 2 रुपीज की, आपने 2 रुपए की पेमेंट नहीं करी है फाइनल कॉल की, जो कॉस्ट इन एरियर हो जाएगा, इसलिए कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम के बारे में बात नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 10 का शेयर 10 में ही छूटता। अब आप एक बात बताइए, 10 में से अगर 2 की कॉल नहीं दी है तो पैसा कितना दिया उसने? 8 रुपए। तो एक शेयर पे आपका 8 रुपए का प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट आपका 8,000 रुपए हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 1000 तो आपका 2,000 रुपए का कॉस्ट इन एरियर हो जाएगा। जो एंट्री बनेगी फॉर फीचर्स की, वो बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा 1000 मल्टीप्लाई 10 रुपए फेस वैल्यू से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर। कॉस्ट इन एरियर होगा 1000 मल्टीप्लाई 2, कॉस्ट इन एरियर 2000 रुपए, और जो आपका फायदा होगा 10 में से 2 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब उसने दिए आपको 8 रुपए। 8 रुपए दिए तो आपका एक शेयर पे 8 का फायदा हो गया, तो 8,000 रुपए का शेयर फॉरफीचर में बेनिफिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 8,000 रुपए का बेनिफिट है। अब आप क्या कर रहे हैं, उन शेयर को, सभी के सभी शेयर को रीइशू कर रहे हैं। तो 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 6 मल्टीप्लाई 1000, तो 6,000 रुपये आ जाएगा, प्लस आपको मालिक तो 10 रुपये से बनाना पड़ेगा, तो 1000 मल्टीप्लाई 10, 10,000 रुपये आ जाएगा, और आपका नुकसान 4 रुपये का हो गया, जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट से एडजस्ट कर लिया जाएगा, 4,000 रुपये। तो ये एंट्री आपकी रीइशू की हो गई। उसके बाद कैपिटल रिजर्व में किस तरीके से अमाउंट निकालते हैं, आपका 1000 रुपये मल्टीप्लाई 8,000 का फायदा हो गया, जिसमें से आपने कुछ पैसा भी पिछली फोर फ्यूचर के टाइम पर इशू किया है, जो कि है रीइशू के टाइम पर 4,000 रुपये। तो आपका जो बैलेंस बचता है वो 4,000 रुपये बचता है, जो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर फॉर फ्यूचर से जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं रीइशूड शेयर का, वो नहीं किया। रीजन ये है क्योंकि मैंने फॉरफिट 1000 शेयर्स किए थे और रीइशूड भी 1000 किया। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट आपका 8,000 का फायदा था, ये आपको 1000 शेयर पे हुआ था, और मल्टीप्लाई आप 1000 करेंगे तो भी आपकी यही वैल्यू आ जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। अगर यहाँ रीइशूड शेयर अलग होते तो मुझे ये कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पर हमने 100 शेयर फॉरफिट करने हैं, हमें 100 शेयर फॉरफिट करने हैं, 10 रुपए का एक है, 5 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए हैं।
बट जब आपने 100 शेयर छीनने हैं उसके बाद जब आपने रीइशू करने हैं ओनली 60 शेयर करने, मतलब पूरे रीइशू नहीं करने हैं और उसके बाद जब आपने रीइशू किया है तो 6 रुपये में रीइशू किया है, बट आपने मालिक बनाया ऐसा फुली पेड अप, मतलब पूरे से मालिक बनाया, मतलब 10 का शेयर आपने 6 रुपये में रीइशू किया है, बट विद द अमाउंट टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब जो थर्ड एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, उसके अकॉर्डिंग उसमें कितना बैलेंस जाना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 10 का शेयर है, अगर आपको 5 रुपये नहीं मिले तो मिले कितने हैं 5 रुपये, तो आपका प्रॉफिट होता है 5 रुपये का, तो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 100 रुपये और 10 से मालिक बनाया 1000 रुपये आएगा उसके अंदर। उसके बाद कॉल सीनेरियर आपको 5 रुपये नहीं मिले तो 100 मल्टीप्लाई 5 500 रुपये आएगा, और 5 रुपये आपको मिले हैं तो टू शेयर फॉरफीचर 100 मल्टीप्लाई 5 500 रुपये आएगा, तो आपका फायदा 500 का हो गया। बट आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में आप पूरे 100 शेयर जो आपने फॉरफिट किए हैं पूरे 100 आप रीइशू नहीं कर रहे, तो आपको फॉरफिटेड का अमाउंट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट का 60 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट बनता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला था टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन में टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशू शेयर। तो आपका टोटल फायदा है 500, ये आपका 100 शेयर्स पे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेयर का प्रॉफिट आ जाएगा, और हम रीइशू कर रहे हैं 60 शेयर्स, तो रीइशू शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो 300 रुपये आएगा। इसका मतलब 60 शेयर जो आप रीइशू कर रहे हैं उस पे आपका 300 का फायदा आपका बनता है। आगे चलते हैं, इसमें से आप 60 शेयर 6 रुपये के हिसाब से सेल कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक में जो पैसे आने वाले हैं आपके 60 मल्टीप्लाई 6 360 रुपये, बट आपको मालिक फेस वैल्यू से बनाना होता है तो 2 शेयर कैपिटल 60 मल्टीप्लाई 10 600 रुपीज़। तो आपका नुकसान जो हो गया यहाँ पर 10 का शेयर अगर 6 रुपये में बेचेंगे तो आपका 4 रुपये का नुकसान हो गया, तो शेयर फॉरफीचर में आएगा 4 मल्टीप्लाई 60 240 रुपीज़। तो आप ध्यान से देखिए आपका जो 60 शेयर पे प्रॉफिट आया था वो आया था आपका 300 रुपये, जिसमें से आपने 240 रुपये यूज़ कर लिए, तो अभी जो आपने शेयर रीइशू किए हैं उसका प्रॉफिट ओनली 60 रुपीज़ बचता है जो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है 60 रुपीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपने 200 शेयर फॉरफिट करने हैं, 10 रुपये का एक है, 5 रुपये प्रीमियम पे बेचा है, तो 10 का शेयर 15 में आपने सेल किया है, इशू किया है, पर फॉरफिटेड नॉन पेमेंट है 9 रुपीज़ पर शेयर की, मतलब अलॉटमेंट की जो 9 रुपये की किस्त है जिसमें 5 रुपये का प्रीमियम है वो आपने पेड। तो इस तरीके से आपकी जो तो 10 में से आपको 5 रुपये का प्रीमियम है, और यहाँ पर आपको अलॉटमेंट की किस्त नहीं मिली जो कि 9 रुपये की है और जिसके अंदर 5 रुपये, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको SPR नहीं मिला है, और जब आपको SPR नहीं मिलता है तो वो डेबिट होता है। प्लस यहाँ 3 रुपये की जो फाइनल कॉल है नॉट कॉल्ड है, नॉट मेड, मतलब आपने फ़ोन करके पैसा नहीं मांगा है, तो आपकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और 3 रुपये आपने कॉल्ड ही नहीं किया है, तो इसका मतलब आपने कॉल्ड जो किया है वो 7 रुपीज़ किया है, तो मालिक आपने कितने से बनाया होगा 7 रुपये से, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 7 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। प्लस आपको SPR नहीं मिला है, तो SPR नहीं मिला है तो डेबिट हो जाएगा, तो SPR आपका 5 रुपये का है तो 200 मल्टीप्लाई 5, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा आपका 1000 रुपये से। प्लस आपका कॉल सीनेरियर 9 रुपये की किस्त है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करें 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 9 रुपये ये जिसमें 5 का प्रीमियम, और 10 का शेयर आपने 15 में बेचा है, तो 9 3 12 तो आपने यहाँ तक मांग लिए हैं, अलॉटमेंट है फाइनल कॉल, तो 3 रुपीज़ की कॉल बनती है जो कि आपकी एप्लीकेशन की है, तो कस्टमर ने सिर्फ आपको एप्लीकेशन दिया है, तो आपका जो फ़ायदा है वो एप्लीकेशन का है जो कि हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 3 600 शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। उसके बाद आपने 20 शेयर वर्थ, तो सारे के सारे क्वेश्चन शेयर्स आप रीइशू कर रहे हो, इसका मतलब आपको अलग से फॉरफिटेड का जो रीइशूड शेयर का अमाउंट निकालना होता है फायदे का, वो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 14 रुपीज़ में बेचोगे तो 10 का शेयर अगर 14 में बेच रहे हो तो बैंक में 14 रुपीज़ आएंगे, तो 14 मल्टीप्लाई 200 बैंक में 2800 रुपये आएंगे। प्लस अब मालिक तो 10 रुपये से ही बना सकते हो, तो 2 शेयर कैपिटल में 2000 रुपये जाएगा।
प्लस आपका 4 रुपये का फायदा है, तो SPR में 200 मल्टीप्लाई 4 800 रुपये जाएगा। बट अब शेयर फॉर फीचर में अभी आपने फर्स्ट एंट्री में 600 रुपये का प्रॉफिट था, तो इसका मतलब री इशूड पे कोई नुकसान आपका हुआ नहीं। तो 600 का प्रॉफिट आप कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो? कैपिटल रिजर्व में। तो इसका जो सही आंसर है 9th का ए है, 600 रुपये, ये इसका सही आंसर है। बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठे और इसे रिटर्न में सॉल्व करें साथ साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस किस चीज के लिए यूज कैन नॉट बी यूज, मतलब किस चीज के लिए यूज नहीं किया जाता? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए यूज किया जाता है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था। लगभग जो नुकसान होता है आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या आप अपने प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर रहे हैं ज़्यादा पर, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बोनस शेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और तो बस आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसका सही आंसर है 10th का डी। क्वेश्चन नंबर 11, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट, मतलब शेयर फॉरफिटेड जो है वो बैलेंस शीट में किस साइड दिखाया, अमाउंट जो है वो किस साइड दिखाया जाता है? तो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जो होता है हमारा, वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली कॉल्ड अप या फुली कॉल्ड अप में शेयर फॉरफिचर अमाउंट प्लस होता है। इस तरीके से वो जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है आपका शेयर कैपिटल के अंदर। तो 11th का जो सही आंसर है वो डी है। ये शेयर फॉरफिचर का जो अमाउंट होता है वो शेयर कैपिटल में ऐड ऑन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। शेयर कैन बी फॉरफिटेड कि शेयर को हम कब छीन सकते हैं? तो आप ध्यान से देखिए, बीइंग नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग से कोई मतलब नहीं है शेयर को छीनने के लिए। बीइंग नॉन पेमेंट ऑफ कॉल अमाउंट, अगर आपने पेमेंट नहीं किए, जो पैसा कंपनी ने आपसे कॉल करके मांगा है, तो इट इज द राइट आंसर, क्योंकि जो पैसा कंपनी आपसे मांगती है और आप उसे पैसा नहीं देते तो वो कॉस्ट इन एरियर हो जाता है। देन अगर आप फिर भी नहीं देते तो वो क्या बन जाता है, फिर शेयर कंपनी आपसे छीन लेती है। तो इसका जो राइट आंसर है 12 का बी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने थ्योरी में भी आपको करा रखा है कि जो SPR का पैसा है वो किन किन चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, टू पे डिविडेंड, टू कंपनसेट द लॉस ऑफ बिजनेस, टू पे टैक्सेस, टू राइट ऑफ लिनर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि इसके लिए भी आप यूज नहीं कर सकते, बी के लिए भी यूज नहीं कर सकते और टैक्सेस के लिए भी यूज नहीं कर सकते। तो जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम के एक्सपेंस होते हैं, उसके लिए आप SPR का पैसा यूज कर सकते हैं, और बोनस शेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, और प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट के लिए, जो रिडम्पशन करने के लिए आप इसका पैसा यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, which shareholders have right to receive unpaid dividend from the future profits। देखिए एक्चुअली में इक्विटी शेयर होल्डर वालों को तो कॉम्युलेटिव होता ही नहीं। अगर इस साल कोई डिविडेंड नहीं मिला तो इस साल का बाकी डिविडेंड अगले साल नहीं मिलता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मीनिंग होता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसकी पेमेंट आपको कंपनी के लाइफ टाइम में करनी है। एंड नॉन कॉम्युलेटिव का मतलब होता है कि अगर इस साल कोई प्रॉफिट नहीं मिला तो अगले साल नहीं मिलेगा। एंड कॉम्युलेटिव का मतलब होता है अगर इस साल कोई डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनपेड जो डिविडेंड लेने का राइट्स है फ्यूचर प्रॉफिट्स में, वो किसका है? आंसर नंबर बी, कॉम्युलेटिव का है। अगर उन्हें इस साल कोई डिविडेंड नहीं मिला तो इस साल का प्लस अगले साल का वो इकट्ठा जुड़कर अगले साल उन्हें मिल जाएगा। तो उसका बेस्ट ऑप्शन है बी। चलते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 कह रहा है आपको कि जो प्रीमियम का पैसा है जो आप शेयर इशू करने पर आपको SPR मिलता है, वो क्या आपको, एक तो फायदा ये कंफर्म, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये बेनिफिट है, तो लॉसेस वाले ऑप्शंस तो है नहीं। कैपिटल गेन का मतलब होता है ऐसा बेनिफिट जो आपको कभी कभी होता है। तो कंपनी शेयर रेगुलर बेसिस पे इशू तो करती नहीं है, वो कभी कभी करती है, इसलिए ये प्रॉफिट कंपनी को कभी कभी होता है। दैट इज व्हाई इट इज कैपिटल गेन नॉट जनरल प्रॉफिट। तो सही आंसर है 15th का ए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे, अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद विच शेयर कैपिटल। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो मैंने आपको बताया था जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी एक्ट बताता है कि आप पूरे टाइम में कितना पैसा उधार
ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल, कि आपको पूरे लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू करके उधार लेने का राइट है। इसलिए इसका सही ऑप्शन है 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए, जिस तरीके से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी उन लोगों का अकाउंट होता है जिन्होंने आपको अलॉटमेंट की किस्त नहीं दी है, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी उन लोगों का अकाउंट होता है जिन्होंने आपको शेयर एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है। तो ये सब किसी पर्सन से, पर्सन आपके पर्सनल कहलाते हैं, किसी इंसान के अकाउंट से, डेट इज वाई इसका जो सही आंसर है पर्सनल अकाउंट, 17 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश द परचेस ऑफ एसेट्स। ये कह रहा है अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं अदर देन कैश, तो मैंने आपको समझाया था सेकंड वीडियो में कि जब हम किसी से एसेट्स खरीदते हैं तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और जब हम उन्हें शेयर देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ता है, जिसका रूल है नेट लायबिलिटीज अपॉन में इशूड प्राइस। तो आप ध्यान से देखिए, जब आप शेयर देते हैं तो वेंडर जो के नाम से जो आपकी लायबिलिटीज है उसको जीरो करने के लिए आप डेबिट करते हैं, और मालिक बनाने के लिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है डी, कि अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं किस केस में, अदर देन कैश में, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? वेंडर अकाउंट, जिससे आपने एसेट्स खरीदी हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव ऑन शेयर इट इज क्रेडिटेड टू। तो सिंपल सी बात है, जो आपको एसपीआर मिलता है वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होता है? ये तो मालिक का अकाउंट है, इसमें होगा नहीं, कैपिटल रिजर्व में होता नहीं है। एसपीआर नाम रखते हैं हम इसका, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 19 का बी आंसर है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि जो कॉल सीनेरियो, जो पैसा आपको नहीं मिला है, तो वो कभी जो पैसा आपको नहीं मिला है एक तरीके से आपकी एसेट्स होती है, और आप उसको एडजस्ट करते हो, जो आपने जितने से मालिक बनाया उसमें से आप कोसिनियर को हटा देते हो, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो जब तक वो पैसा नहीं देंगे, इसका मतलब उनकी लायबिलिटीज बनती नहीं है शेयर कैपिटल के अंदर, तो आप इसे रिड्यूस कर दोगे शेयर कैपिटल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, इन बैलेंसिड अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन एडवांस, की जो कॉस्ट इन एडवांस जो आपको पैसा मिलता है वो क्या है आपको? तो मैंने बार बार बताया है, जब कॉस्ट इन एडवांस आपको मिलता है तो वो आपकी लायबिलिटीज होती है, और जब हम उसे यूज करते हैं तो कॉस्ट इन एडवांस को डेबिट करते हैं। तो जब वो आपकी लायबिलिटीज है, बट जो करंट क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है अगली जो किस्तों के बीच में डिफरेंस होता है 3, 4, 6 महीने से ऊपर का नहीं होता, इसलिए हमारी क्या होती है? करंट लायबिलिटीज होती है। बट वो करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन से हेड में आती है? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ये एक्चुअली में आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑन एप्लीकेशन फॉर 3 शेयर्स ओनली 1 शेयर इज अलॉटेड। इसका मतलब ये है कि जिसने एक साइड अप्लाइड है, एक साइड आपका अलॉटेड है, जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया तो आपने उसे 1 शेयर दिया है। तो जिसने 1200 रुपए के लिए एप्लीकेंट्स है उसको आपने कितने से अलॉट किए? तो सिंपल सी बात है, 1200 अप्लाइड गिवन है, आपको अलॉटेड निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पेयर जो बन रहा है 1200 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 300, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके 400 शेयर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे 1200 के एप्लीकेशन थे, हमने उन्हें 400 शेयर अलॉट किए, तो इसका आंसर 22 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd, कि द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट। मैंने आपको बताया कि हमने 10 का शेयर 10 में इशूड किया था, हमें 5 रुपीज का बेनिफिट हुआ जो शेयर फॉरफीचर में जाता है। फिर हम रीइश्यू करते हैं, मान लो 10 का शेयर 4 में रीइश्यू कर रहे हैं, सॉरी 6 में रीइश्यू कर रहे हैं, तो आपका 4 रुपए का लॉस है, बट आपने फायदा कितना कमा लिया छीनने की वजह से? 5 का, तो अभी भी आप 1 रुपए फायदे में है। अगर 10 का शेयर आप 5 में रीइश्यू करते हैं तो आपका नुकसान कितने का है? 5 का, और आपने फायदा भी कितना कमाया? 5। तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर आप 10 का शेयर 4 रुपए में रीइश्यू करते हैं तो इसका मतलब आपका 6 का नुकसान है, बट फायदा कितने का है? 5 का। तो 1 रुपए का जो नुकसान है वो तो फिर कंपनी को बियर करना पड़ेगा, जो सेक्शन जो कंपनी एक्ट अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं वो उतना ही दे सकते हैं जितना आपको फॉरफीट करने के टाइम पर रिसीव हुआ, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो 23rd का डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है द डिस्काउंट गिवन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड।
कि जब आप शेयर को रीइशू करते हैं और उस टाइम पर अगर आप डिस्काउंट देते हैं, जैसे 10 का शेयर 7 में बेच रहे हैं तो बैंक में 7 रुपये आएगा और मालिक आप 10 से बनाएंगे, आपका 3 रुपये का नुकसान है और उस नुकसान को हम बियर करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? 24 का सी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने आपको बार बार बताया है कि इफ द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड ऑन अ फॉरफिटेड शेयर, कि अगर आप फॉरफिट कर रहे हैं, दो केसेस से प्रीमियम मिला हो, प्रीमियम ना मिला हो। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उस प्रॉफिट को सिक्योरिटी प्रीमियम में रहने दिया जाता है, उसको शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो आपका क्रेडिट हो रखा है, उसे हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर शेयर प्रीमियम इज नॉट रिसीव तो फॉरफिटेड के समय उसको डेबिट किया जाता है। तो 25 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। टोटल ऑथोराइज कैपिटल आपकी 2 लाख रुपए है और उसको आपने कंपनी ने डिवाइड किया है 2000 शेयर में, 100 रुपए का एक है। 1200 शेयर कंपनी ने इशूड किए, मतलब टोटल 2000 शेयर थे ऑथोराइज, बट इशूड है 1200, लेकिन लोगों ने अप्लाई 1500 कर दिया। तो लोगों के अप्लाई करने से कुछ नहीं होता, ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है। कंपनी ने जब इशूड 1200 किया है तो कंपनी मालिक भी 1200 के हिसाब से बनाएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द इशूड कैपिटल, तो 1200 इशूड किया है और मल्टीप्लाई 100 रुपीज, तो टोटल आपके 1,20,000 होते हैं। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक कंपनी ने इशूड किए 5 लाख शेयर और 10 रुपए का एक है, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 7 कॉल्ड किए हैं। अभी जो 3 रुपए हैं कंपनी ने अभी तक मांगे नहीं है, नॉट कॉल्ड है। तो इसका मतलब कंपनी ने जो मालिक बनाया होगा 7 रुपए के हिसाब से बनाया होगा, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 7, तो शेयर कैपिटल में अभी तक 35 लाख रुपए गए होंगे। तो जो राइट आंसर है 27 का वो ऑप्शन नंबर सी है। तो राइट आंसर इज 27 का सी, 35 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला हुआ है आपको कि 1 लाख ऑथोराइज कैपिटल है कंपनी की और कंपनी ने उसको डिवाइड किया है 10,000 शेयर्स में और 10 रुपए का एक है। लेकिन देखिए ऑथोराइज 10,000 मतलब कंपनी पे अभी राइट से टोटल लाइफ में 10,000 शेयर इशू कर सकते हैं, बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ इशूड किए हैं 8,000 एंड पब्लिक ने अप्लाइड किया है 6,000। तो देखिए आप बेचना 8,000 शेयर्स चाहते थे, बट आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, इसलिए लोगों ने जो आपको अप्लाइड किया वो ओनली 6,000 शेयर्स के लिए किया है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड का मीनिंग होता है, देखिए ऑथोराइज का मतलब टोटल कितने शेयर इशूड करने का राइट है कंपनी के पास पूरी लाइफ टाइम में, और इशूड मतलब अभी कंपनी उसमें से कितने शेयर इशूड कर रही है, और सब्सक्राइब्ड का मतलब है जब उधर से लोगों ने कितने शेयर खरीदने के लिए इशू सब्सक्राइब किया है। तो 6,000 शेयर्स है, व्हाट विल द अमाउंट, तो 60,000 मल्टीप्लाई आपका 10 रुपीज है जो कि बनता है आपका 60,000 रुपीज। तो इसका सही आंसर है बी, 60,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 10 रुपए का शेयर है और आपने इसे 40% प्रीमियम पे किया है। जो ये परसेंटेज होता है हमेशा एक शेयर की फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। तो 10 का 40% निकालेंगे 4 रुपए आएगा। तो 10 का शेयर आप कितने में इशू कर रहे हैं, 14 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि आप 10 का शेयर इशूड प्राइस 14 रुपीज है। क्वेश्चन नंबर 30। 10 रुपए का शेयर है, 8 कॉल्ड अप है, 8 रुपए आपने मांगे हैं, तो 8 मांगे हैं जिसमें से 6 मिल गए हैं। तो कितने रुपए नहीं मिले हैं 2 रुपए। तो इट इज कॉस्ट इन एरियर और 6 रुपए का आपका फायदा है। क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट अमाउंट विल बी द डेबिटेड टुवर्ड द शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए आपने मांगे 8 रुपए, इसका मतलब ड्यू की एंट्री करने के बाद मांगते हैं। तो आपने मालिक कितने से बनाया, जितना आपने कॉल्ड अप किया है। तो आपसे मालिक को हटाना भी कितने रुपए से पड़ेगा, 8 रुपए से, क्योंकि जितना कॉल्ड अप किया उतने से मालिक ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31। अगर 8 रुपए आपको मिल गए हैं 10 रुपए के शेयर में, तो आप देन इट कैन बी रीइशू एट लीस्ट, मतलब कितने रुपए तक आप इसे इशूड, कितने रुपए का लास्ट लॉस बियर कर सकते हैं। देखिए अगर 10 रुपए का शेयर और 8 आपको मिल गए तो 8 का आपको फायदा हो गया। इसका मतलब जब रीइशू आप करेंगे तो 8 रुपए तक का फायदा आप यूज कर सकते हैं। तो 10 का शेयर है, 8 रुपए तक का फायदा आप यूज कर सकते हैं। तो आप 2 रुपए में भी बेचेंगे तो आपको 8 का ही नुकसान होगा मैक्सिमम, और 8 के नुकसान के लिए आपके पास 8 रुपए का फायदा पड़ा है। तो मैक्सिमम 10 का शेयर
कम से कम 2 रुपए से नीचे नहीं बेच सकते, 2 रुपए का बेच सकते हैं या 3 का 4 का, मतलब मैक्सिमम नुकसान आप 8 से ज्यादा बियर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 31 का ए है कि आप 2 रुपए में कम से कम इशू करना आपको पड़ेगा। 1 रुपए में करेंगे तो 9 का नुकसान होगा, बट आपको फायदा 8 रुपए का हुआ, इसलिए आप 2 से ऊपर बढ़ सकते हैं, 2 से नीचे नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 8 वाज कॉल्ड अप, 10 रुपए का शेयर 8 ही रुपए मांगे, तो मालिक आपने 8 से बनाया है, 8 में से 3 आपको मिल गए हैं, 5 आपको नहीं मिले हैं, ठीक है। तो कॉस्ट इन एरियर 5 रुपए हो जाएगा और 3 रुपए का आपका बेनिफिट हो जाएगा। इफ इट वाज फॉरफिटेड देन व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा है कि शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे, मतलब आप कितने रुपए से उससे मालिक से हटाएंगे। तो मैंने आपको बताया जितना आपने कॉल्ड अप किया है, जितने से आपने मालिक बनाया उतने से आपको हटाना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल को मालिक बनाते समय आप क्रेडिट करते हैं, हटाते समय आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर है 8 रुपए, 32 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि 7 वाज कॉल्ड अप। तो सिंपल सी बात है 7 ही कॉल्ड अप किए, तो मालिक अपने 7 से बनाया होगा, जिसमें से 5 उसने दे दिए हैं। तो 7 कॉल्ड अप है, 7 कॉल्ड अप है, 5 उसने आपको दे दिए हैं, 3 रुपए उसने आपको नहीं दिए हैं, 3 रुपए कॉस्ट इन एरियर, 5 रुपए का प्रॉफिट है जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बट क्वेश्चन कहता है देन एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, जब 7 से ही आपने मालिक बनाया तो आप हटाओगे भी कितने से, 7 से। तो राइट आंसर है 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अगर एक शेयर 10 रुपए का है और फाइनल कॉल वाज नॉट पेड, कि 10 में से 3 रुपए नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब अगर 10 में से 3 रुपए नहीं मिले हैं तो मिले कितने हैं, 7 रुपए। तो आपका फायदा कितने का है, 7 रुपए। इट कैन बी रीइशूड विद द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जब 10 का शेयर आपको 7 रुपए मिल चुके तो आप 7 रुपए तक का लॉस बियर कर सकते हैं। इसका मतलब आप मैक्सिमम 7 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसका मतलब आप 3 में रीइशू कर सकते हैं, बट क्वेश्चन की डिमांड है कि कितने रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हैं। तो सही आंसर इसका होगा सी, कि आप 7 रुपए से ऊपर का डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। आंसर नंबर सी 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल के बाद आपको कराऊंगा, आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। अ कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स, कंपनी ने 200 शेयर छीने हैं, 10 रुपए का एक है, 7 पर शेयर वर कॉल्ड अप। तो आपने मांगे कितने थे, 7 रुपए मांगे, तो मालिक 7 से बनाया। 5 पर शेयर वर रिसीव, 5 आपको मिल गए हैं, तो 2 आपको नहीं मिले हैं। द शेयर वर रीइशूड एज अ फुली पेड अप, मतलब आपने इसको दोबारा बेचा है, 10 की जगह 8 में बेचा है, तो 2 रुपए का नुकसान हुआ है। वट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इन द रीइशू एंट्री। सिंपल सी बात है, आपको 2 रुपए का नुकसान, 2 रुपए आपको नहीं मिले हैं, 5 रुपए आपको मिल गए, तो मैक्सिमम आपका एक शेयर पे 5 रुपए का फायदा है। और आप 10 का शेयर अगर 8 में बेच रहे हैं तो आपको 2 रुपए का नुकसान है। आपको फायदा 5 का हुआ है और आपको नुकसान 2 का हो रहा है, तो आप 2 रुपए आराम से मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए वो एक शेयर पे 2 रुपए का नुकसान है आपका, तो आपका एक शेयर पे 2 रुपए का नुकसान है। और आपके रीइशूड शेयर कुछ बोला नहीं है, कंफर्म है, तो 200 ही मानेंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा 400। तो 36 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको ऐसे इजीली बता रहा हूँ, बट आपको रिटर्न में करोगे जब भी आपको पता चलेगा कि आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड इन केस ऑफ। तो अंडर सब्सक्रिप्शन कम शेयर के लिए आएगा तो आपको दिक्कत ही नहीं है, फुल आएगा तो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो जब है जब ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा, मतलब आपने इशूड किए 10,000 शेयर और उधर से आगे 30,000 शेयर, तो 20,000 शेयर्स का जो फालतू शेयर्स हैं उनको तो आप शेयर अलॉट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आप प्रो रेटा बेसिस पे सबको एक रेशियो के बेस पे शेयर अलॉट करोगे, जिसको प्रो रेटा बेसिस बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर होल्डर यूजुअली हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो मेन ओनर होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आपको नहीं पता तो जिसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये थर्ड पार्ट है। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो रियल ओनर होते हैं, अब जो रियल ओनर होगा तो सिंपल सी बात है पार्टिसिपेट करेगा हर तरीके के मैनेजमेंट में, इसलिए इसका सही आंसर है इक्विटी शेयर होल्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है इशूड शेयर कैपिटल
ऑफ अ कंपनी कैन नॉट एक्सीड, कि इशू शेयर कैपिटल कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा ऑथोराइज कैपिटल वो मैक्सिमम होता है। जैसे 5,000 को आपका टोटल राइट्स है कि आप इतने शेयर इशू कर सकते हैं, तो इशूड कभी भी 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है व्हेन द शेयर अलॉटमेंट अमाउंट इज ड्यू। ड्यू मतलब हो गया एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब आप 10 का शेयर 10 में बेचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो आप देख रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। 40 का जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड ऑन बिकमिंग द फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू की जो एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट वो पूछ रहा है डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 41 का सी, कि जो हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो रहा है वो होता है डेबिट ड्यू के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब आप पे रिक्वेस्ट ज़्यादा आ जाए, इफ प्रोवाइडेड सो इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड फॉर, कि जो आपको एप्लीकेशन पे ज़्यादा फालतू पैसा मिला है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी नहीं बोला जाता तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रूल कहता है कि पहले आप एडवांस को एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट के बाद भी अगर कोई एडवांस बचता है तो वो यूज होगा फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल के बाद भी अगर बचता है तो देन वो यूज होगा फाइनल कॉल पे। तो इस तरीके से इसका आंसर है 42 का डी, के आप हर चीज के लिए इसका एडवांस का यूटिलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑल द एप्लीकेशन फॉर शेयर वर ऑलवेज एक्सेप्टेड, तो आपको मालूम है अगर आपने 5,000 शेयर्स के लिए इशू किया है, उधर से 4,000 शेयर आए हैं, तो आपने 4,000 शेयर देने के लिए 5,000 शेयर्स पड़े हैं, तो इसका मतलब सबको शेयर मिलेगा, सबके शेयर एक्सेप्ट हो जाएंगे। बट ओवर सब्सक्रिप्शन में तो आप सबको शेयर नहीं दे सकते। इसका मतलब कौन सा ऐसा केस है जिससे सारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, तो इसका राइट आंसर है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, के अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में आप सबको शेयर देंगे। डिविडेंड आर यूजली पेड ऑन, देखिए ऑथोराइज कैपिटल तो टोटल राइट्स होता है, तो ये तो आपने इशूड ही नहीं किया। इशूड का मतलब आपने कितने इशूड किए हैं, तो ये भी कंफर्म है सारे इशू हुए, सारे सब्सक्राइब्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। थर्ड है कोल्ड अप, कोल्ड अप मतलब आपने कितने रुपए मांगे हैं, बट इसमें से एडजस्टमेंट भी होती है। और पेड अप का मतलब होता है जितने से कंपनी ने ओनर बनाया है, तो कंपनी ने जितने से ओनर बनाया हुआ है तो उस बेसिस पे आपको उस अमाउंट पे डिविडेंड की कैलकुलेशंस होती हैं।